Hello class 8, I am Rashmi Vishwakarma and this is your हिंदी क्लास. Today we will read grammar. बच्चों आज हम इस बुक का 3rd चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका शीर्षक है वर्तनी व्यवस्था. वर्तनी व्यवस्था चैप्टर में आपको वर्तनी से संबंधित जानकारियाँ दी जाएंगी. उसके शुद्ध रूप से संबंधित बताया जाएगा आपको कि वर्तनी का सही प्रयोग क्या होता है, सही उच्चारण क्या होता है. उसके विषय में आप इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे. इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी भाषा बिल्कुल वैसे ही लिखी जाती है जैसे उच्चरित की जाती है. इसका मतलब यह है कि जैसे हम बोलते हैं ठीक वैसे ही हिंदी भाषा लिखी जाती है. इसको लिखने और उच्चारण में किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता है. एक उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए. जैसे लिखा है राग. हिंदी में राग र पे आ की मात्रा, ग में अ छुपा हुआ है. जबकि अंग्रेज़ी में RAGA यानी यहाँ आर में भी स्वर जुड़ेगा, जी में भी स्वर जुड़ेगा. तो ये हो जाएगा राग. इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको रागा पढ़ सकते हैं. इसके उच्चारण में कन्फ्यूज़न होगा. लेकिन यदि हम स्वर को अलग अलग लिखते तो जैसे कि ये इंग्लिश का लिखा हुआ है, इसमें स्वर अलग अलग लिखा हुआ है, वैसे ही अगर हिंदी में हम स्वर को अलग अलग लिखते तो ये हो जाता रा, र, आ, ग, अ. रा, अ, ग. मतलब इसके बोलने में भी और इसके लिखने में भी समय लगता. तो इसी कारण मात्रा चिन्ह जो हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं. मात्रा चिन्हों की सहायता से हम किसी भी शब्द को बहुत ही कम जगह में और बहुत ही जल्दी लिख सकते हैं. जैसे मान लीजिए यह छोटी की मात्रा है, व्यंजन पे या व्यंजन के पहले से जुड़ती है, मतलब आगे से. और इससे जैसे किला किला है, किला शब्द बन गया. क पर छोटी की मात्रा लगा दी. किधर है, कितना है. वैसे ही इन सभी मात्राओं, जैसे ये स्वर वर्ण लिखे हुए हैं, इनके सभी ये चिन्ह बने हैं. इन चिन्हों को ऐसे व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है और शब्दों का निर्माण किया जाता है. चैप्टर में नेक्स्ट आपको जानना है हलंत. हलंत वैसे आप जानते हैं, जब हम व्यंजनों को बिना स्वर के दिखाना होता है तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है. यानी जब हम किसी व्यंजन वर्ण को आधा दिखाते हैं तो उसके नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं. जैसे क के नीचे हलंत है तो इसका तात्पर्य है कि क आधा है. हलंत च का तात्पर्य है कि च आधा लगा हुआ है. हलंत छ का मतलब आधा छ. नेक्स्ट आपको पढ़ना है र के विभिन्न रूप. र के विभिन्न रूपों में इसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स के द्वारा मैंने समझाया है. तो यहाँ पे सबसे पहले तो र का सामान्य रूप होता है. यह शब्द के अंत में भी आ सकता है, शब्द के अंत में भी आ सकता है, शब्द के प्रारंभ में भी आ सकता है और मध्य में भी आ सकता है. तो र अगर इन तीनों तरह से आता है तो यहाँ पे सामान्य रूप रहता है. दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब हलंत र हो और वो किसी व्यंजन के पहले हो तो अपने आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगता है. जैसे मान लीजिए यह क है और ये र हलंत है और ये म है. म व्यंजन के पहले हलंत र है तो ये अपने यहाँ उच्चारण स्थान से उठकर ये इस म के ऊपर रेफ के रूप में लगेगा. तो शब्द बन जाएगा कर्म. कर्म जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इस र का उच्चारण इन दोनों के बीच ही आ रहा है. उच्चारण करके आप देख सकते हैं कर्म. ठीक है. नेक्स्ट है पदेन र. कि जब व्यंजन के बाद आने वाला हलंत र, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर भी हलंत र है, उस व्यंजन के नीचे जुड़ता है. कोई व्यंजन है, मान लीजिए ये ग और इसके आगे हलंत र है और यह जब जुड़ेगा तो अपने पीछे वाले व्यंजन के नीचे जुड़ेगा इस तरह से, ग्राम. वैसे ही ये प है, ये हलंत र है, ये अपने पीछे वाले व्यंजन पे जुड़ेगा तो नीचे जुड़ेगा प्र के रूप में और यह शब्द बनेगा प्र, एक ही मात्रा प्रे और म, प्रेम. तो ये पदेन र का रूप है. चौथा जो है यह भी पदेन र ही कहा जाता है, लेकिन ये ट वर्ग के वर्णों के साथ जुड़ता है. ट वर्ग के वर्ण जैसे ट है, ठ, ड, ढ, अण. अण नहीं, ट, ठ, ड, ढ. इसमें ये इस पदेन र के रूप में जुड़ता है. जैसे ट्रक है, ड्रामा है. नेक्स्ट टॉपिक आपको समझना है अनुस्वार. अनुस्वार क्या है? अनुस्वार
किसी जो ये जैसे ये पंचम लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो ये बिंदी लगी हुई है, इसे ही अनुस्वार कहते हैं। तो जहाँ अनुस्वार तथा पंचम वर्ण के बीच विकल्प हो, मतलब जहाँ पे हम अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं और पंचम वर्ण यानी क वर्ग का अंग, च वर्ग का अण, ईय, ट वर्ग का अण, ऐसे जो पांचवें वर्ण होते हैं इसमें, और अगर अनुस्वार इन दोनों में से कोई एक आपको चुनना हो तो आपको अनुस्वार का चुनाव करना चाहिए। साथ ही अनुस्वार का जहाँ उच्चारण होता है वो अपने उच्चारण स्थान के पहले वाले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे घंटा, घंटा जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो न का उच्चारण इस घ के बाद आ रहा है, तो हमको यह अनुस्वार कहाँ लगाना है, इस घ के ऊपर लगाना है। घ न टा, घंटा। बे त, बे न का यहाँ पे उच्चारण आ रहा है तो ये ब के ऊपर जाएगा। घंटा 2 बार हो गया है यहाँ पे, लेकिन इसमें आपको यह जानना है कि जब अनुस्वार का जहाँ पे हमको उच्चारण करना है उसके पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक स्वर जो चंद्र बिंदु वाले वर्ण होते हैं उनका उच्चारण जो होता है वो सानुनासिक होता है। सानुनासिक स्वर है ये। इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, और यह इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको सारणी दिखाती हूँ। यह सारणी है। जैसे अ, सामान्य अ तो ऐसे है, लेकिन जब सानुनासिक होगा तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगी, और जब व्यंजन वर्ण के ऊपर ये लगेगा तो ऐसे व्यंजन के ऊपर जाके लग जाएगा। स जैसे स के ऊपर लगा हुआ है। फिर आ के ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु, ई उ ए ओ, ऐसे इसका स्वरूप रहे चंद्र बिंदु का, तो इस तरह से उससे शब्द बनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण विच्छेद। जब हम किसी शब्द के ध्वनियों को अलग अलग करते हैं तो उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह संगम शब्द है। संगम शब्द में स है, अ है, स में अ छुपा हुआ है, फिर अंग अनुस्वार है तो ये अंगा, ग में अ छुपा हुआ है, म में अ छुपा हुआ है। तो इस तरह से जब हम प्रत्येक ध्वनि को अलग करते हैं तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट है उच्चारण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको याद रखनी चाहिए जब हम हिंदी का उच्चारण करते हैं या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें होना चाहिए, चूँकि हिंदी में बहुत से दूसरी भाषाओं के भी शब्द आ चुके हैं, जैसे अंग्रेज़ी है, फ़ारसी है या उर्दू है, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके उच्चारण में नुक्ता का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। जैसे सजा है, सज़ा मतलब पनिशमेंट, फ़न और ये फ़न। तो इस तरह से उच्चारण के लिए जब नुक्ता की आवश्यकता हो तो नुक्ता का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है कि कुछ तत्सम शब्द ऐसे हिंदी में हैं जो कि बिना हलंत के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये 3 शब्द मैंने लिखे यहाँ पे, विद्वान है, महान, भगवान। इन तीनों में न के नीचे हलंत का प्रयोग होता है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में यह बिना हलंत के इसका प्रयोग होने लगा है। यह भी ध्यान रखना है आपको कि जैसे यह शब्द लिखा है नए, नए, जाए, जाए, ऐसे जब शब्द आते हैं जहाँ पे य और ए में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम कौन सा प्रयोग करें, तो वहाँ पर आपको ए का प्रयोग करना चाहिए, न कि य का। अगर आप ए प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा सही माना जाएगा। तो इस चैप्टर में ये टॉपिक थे जो मैंने आपको समझाए। उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच।